जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। दरअसल इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि उसकी एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है, वो मारा जा चुका है। इससे पहले वो तस्वीर भी वायरल हुई थी जहां पर यूएन में स्पीच देने से पहले नेतन्याहू नजर आए थे और एयर स्ट्राइक की परमिशन उन्होंने दी थी। और उसके बाद आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की नसरुल्लाह की जो बेटी है वो मारी गई है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि हसन नसरुल्लाह भी मारा गया है और इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने ये कहा है कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है और दुनिया भयमुक्त हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। उसमें लिखा है कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक बयान में कहा, हमने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह और दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी समेत अन्य कमांडर को मार गिराया है। माना जा रहा है कि दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर शुक्रवार को हुए इजरायली एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह और उसकी बेटी जैनब मारे गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में हमने देखा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशन बढ़ी हुई थी। इजराइल लगातार पहले पेजर अटैक हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक, उसके बाद सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए और उसके बाद लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था। इजराइल जब एयर स्ट्राइक कर रहा था तो इस बात के कयास थे कि क्या इजराइल जमीनी फोर्सेस को उतारेगा हिजबुल्लाह के खिलाफ। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये बड़ा खतरनाक कदम हो सकता है, लेकिन इजराइल ने अपनी एयर पावर के दम पर जो हिजबुल्लाह की ताकत है उसे तोड़ दिया है, हिजबुल्लाह की कमर को तोड़ दिया है। तमाम जो टॉप लीडरशिप है उसे खत्म कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह जो है, जो कि चीफ है हिजबुल्लाह का, अब उसको भी मार गिराया गया है। कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। बड़ी खबर सामने आ रही है सर। आईडीएफ ने कह दिया है कि नसरुल्लाह का अंत हो चुका है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सीधे तौर पे बता दिया कि अब नसरुल्लाह इस दुनिया को और नहीं डरा पाएगा। कितनी बड़ी इसे अचीवमेंट माने और क्या इस घटनाक्रम के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बदल सकते हैं सर? राजेश, खबर तो बहुत बड़ी है। अगर हसन नसरुल्लाह मारा गया है तो इजराइल की आईडीएफ के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है और शायद हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में ये सोचना पड़ेगा कि जितने दुनिया भर के जितने आतंकवादी संगठन होते हैं, गुरिल्ला संगठन होते हैं, वो महज 1, 2 या 3 टॉप लीडरान के मारने के बाद खत्म नहीं होते हैं। हमने देखा था कि जिस तरह से इस्माइल हानिया को मार दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी गजा में पूरी ताकत से हमास युद्ध लड़ता रहा। इसी तरह से अब ये देखना पड़ेगा कि अगर हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है और आईडीएफ तो ये भी दावा कर रही है कि दूसरे जो उनके टॉप लीडर्स थे, जैसे कि हुसैन अहमदिया, इनको भी मार दिया गया है, तो क्या उसके बाद अब तुरंत अगले 1, 2 या 3 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के जो नंबर 2 लीडर हैं, नंबर 3 लीडर हैं, नंबर 4 लीडर हैं, वो सामने आकर हिजबुल्लाह की लीडरशिप को अख्तियार कर लेंगे? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर देखा जाए पास्ट प्रेसिडेंट्स को, तो हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हाँ, शॉक रहेगा कुछ घंटों के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि आज रात तक फिर से हिजबुल्लाह अपने को एक नए लीडर के नीचे रीऑर्गेनाइज कर लेगा। लेकिन जिस प्रकार से टॉप लीडरशिप का खात्मा किया जा रहा है, यहाँ दिन बार अपनी जान बचाकर भाग रहा है, ना जाने कहाँ छुप रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो बाहर निकले, लड़ाकों से मुलाकात कर पाए। आपने उससे पहले कहा कि ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मारना, सीरिया के अंदर कई टॉप कमांडर्स को मारना, गजा में या यहाँ पर
लेबनान, क्या टॉप कमांडर बनने से भी इस वक्त जो तमाम आतंकी हैं वो डर रहे होंगे? क्योंकि अगर टॉप कमांडर आप बने नहीं, आईडीएफ, सिनबेल्ट और मोसाद के निशाने पर आप आए नहीं, ना जाने कब कहां आपके साथ क्या हो जाए। जी हाँ, इज़राइल में नेतन्याहू का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो उन्होंने आज से 6 महीने पहले दिया था। अक्टूबर के महीने में ही दिया था पिछले साल, कि अगर दुनिया में कोई भी आतंकवादी संगठन है जो कि इज़राइल के विरुद्ध काम कर रही है, तो मोसाद उसको महज 72 घंटे में ढूँढ लेगी और अगर वो इज़राइल के अंदर है तो शिन बेट उसको 24 घंटे में ढूँढ लेगी और आईडीएफ जो है उसको अगले 2 घंटे में खत्म कर देगी। तो ये इज़राइल की हमेशा पॉलिसी रही है कि आतंकवादी जो भी उनके संगठन उनके विरुद्ध में हैं, चाहे हिज़्बुल्लाह हो, अभी हूती भी है, जी। इज़राइल इनके लीडरान को खत्म करेगा एक-एक करके। ये इज़राइल की हमेशा स्टेट पॉलिसी रही है। देखने वाली बात ये है कि हिज़्बुल्लाह जो दावा करता था कि उसके पास हज़ारों की संख्या में कैडर हैं। जी। सीआईए का आकलन था कि हिज़्बुल्लाह में करीबन 1200 ऐसे कैडर हैं जो कि डेडिकेटेड हैं, हाइली मोटिवेटेड हैं। तो ये जी। जो 1200 कैडर जो कि सीआईए के एक ही रिपोर्ट में थे, क्या इनमें से कुछ लोग अब सामने आकर हाँ, लीडर बनेंगे? उनको छुप-छुप के रहना पड़ेगा और उनको मालूम है कि जैसे ही वो लीडर बन जाएँगे, तो शायद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हो जाएगी। लेकिन ऐसा सारे आतंकवादी संगठन के जो टॉप लीडर होते हैं, सेकंड रंग लीडर होते हैं, उनको पता होता है कि उनका ये हश्र तो एक ना एक दिन होना ही है। जी। लेकिन बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने इस्माइल हानिया को देखा कि ईरान के अंदर खत्म कर दिया गया और जिस प्रकार से नसरुल्लाह को मारा गया, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में खामनेई अकेले बच जाएं रोने के लिए भी। ऐसा हो सकता है कि ईरान जो है वो मजबूर हो जाए कि इस युद्ध में वो अपने को अलग-थलग कर ले। लास्ट जो ईरान ने डायरेक्ट हमला किया था इज़राइल के ऊपर वो अप्रैल के महीने में किया था और उसके बाद से इतने महीने निकल गए और ईरान ने कभी भी एक सीधा हमला ईरान के ऊपर इज़राइल के ऊपर नहीं किया। इसी बिल्कुल तरह से हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अब जो उनके नए प्रेसिडेंट बने हैं पेजेश्कियन, थोड़ा मॉडरेट हैं, वो डायरेक्टली इज़राइल के साथ लड़ना नहीं चाहते। तो पेजेश्कियन ने तो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड को भी थोड़ा-सा कंट्रोल में ले लिया है कि अब शायद वो दिन आस्ते-आस्ते गए, जबकि इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड सीरिया से या लेबनान से इज़राइल पर सीधे हमले करके भी बैकग्राउंड में रहे और मजबूत रहे। आईआरजी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अगर देखा जाए तो गाज़ा में जी। सारे आतंकवादी संगठन जितने हैं, सब प्राय-प्राय खत्म हो चुके हैं। अब लेबनान में हिज़्बुल्लाह की ताकत भी 50% रह गई है। तो देखना पड़ेगा कि हिज़्बुल्लाह में सर अगला जो लीडर हिजबुल्लाह का उभर के आता कमजोर है। होना, सर दिमना सर हिजबुल्लाह का कमजोर होना, नसरुल्लाह का मारा जाना, ये तो कुछ वैसा ही है जैसे आईआरजी की बात करें या ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की बात करें, उनका एक अंग काट देना, क्योंकि ताकत तो हिजबुल्लाह ईरान का कह सकते हैं खोटा है। हाँ, ईरान ने हमेशा हिज़्बुल्लाह को, हमास को, अब हूती को भी अपने स्टेट पॉलिसी के एक अभिन्न अंग की तरह इस्तेमाल किया है। और उन्होंने देखा कि इज़राइल के साथ बातचीत के द्वारा कुछ भी करना संभव नहीं है। अब हिज़्बुल्लाह का अगर टॉप कमांडर हसन नसरुल्लाह मारा जाता है, तो ईरान को बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री नुकसान को झेलना पड़ेगा। ईरान में जो अंदरूनी सरकार है, आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, वो थोड़ा रिलीजियस जो वहाँ गुट हैं, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ईरान में जो शिया लोग हैं, जी। जो एक्सट्रीम धार्मिक कट्टरपंथी हैं, उनकी मदद से ही 1979 में इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो चाहे वो अपने को चुपचाप रखें, लेकिन ऊपरी तौर पर वो ये ज़रूर दिखाएँगे कि अभी भी वो इज़राइल के विरुद्ध एक बहुत कड़ा, मजबूत और भयंकर रुख अपनाने वाले हैं।
अब बस मेरे एक दो सवाल आपसे और हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैं समझना चाहूंगा कि क्या ईरान आईआर जी कोई कोई एक्शन ले सकता है? खामनेई कुछ एक्शन के लिए बोल सकते हैं ईरानी फोर्सेस को इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इस्माइल हानिया का मारा जाना और नसरुल्लाह का मारा जाना सीधी ईरान के वजूद पर एक चोट है, और अगर ईरान यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ तो मिडिल ईस्ट में जो उसका प्रभाव है, मुझे लगता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, ईरान की मजबूरी ये है कि वो जमीनी हमला तो कर नहीं सकता, अपने टैंक तो को इजराइल की तरफ नहीं भेज सकता, क्योंकि बीच में इराक है, बीच में सीरिया है, और इराक में तो अमेरिकी समर्थित सरकार है बगदाद में, उनको रास्ते में यूएस एयरफोर्स धर लेगी। ईरान की नेवी भी पूरा पर्शियन गल्फ से निकलकर लाल सी का चक्कर लगाते हुए इजराइल की तरफ नहीं जा सकती, उनको रास्ते में ही डुबा दिया जाएगा यूएस नेवी द्वारा। अब ईरान के पास एक एयरफोर्स छोटी सी है, उसमें कुछ फाइटर विमान हैं, लेकिन अगर वन वे डिस्टेंस भी देखें तो वो वन वे डिस्टेंस देखें तो वो भी करीबन 1400 किलोमीटर है। तो इतना दूर उनका हवाई जहाज जाके हमला करके वापस तो नहीं आ सकता है। तो एक ही तरीका रह गया ईरान के पास कि वो ईरान से जो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इजराइल की तरफ दाग दे। लेकिन हमने जैसे लास्ट टाइम अप्रैल में देखा था कि इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल हमला अगर होता है तो इजराइल की जो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें पेट्रियट मिसाइल्स भी हैं, आयरन डोम है, वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रास्ते में ही शूट डाउन कर देते हैं। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ असर होगा? मिडिल ईस्ट में की राजनीति में क्या मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ सकती है? आखिरी पॉइंट समझ रहा हूँ सर, कोई चांसेस नजर आते हैं? मिडिल ईस्ट में अभी पिछले साल अक्टूबर से ही, जैसे हमास के साथ जब जंग हो रही थी गजा में, तो काफी फिलिस्तीन के लोगों ने ये आशा की थी कि उस जंग में शायद इजिप्ट छलांग मार देगा, शायद तुर्की आ जाएगा, शायद सऊदी या जॉर्डन आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इजिप्ट ने तो 1978 में एक करार, एक पैक्ट साइन कर लिया है इजराइल के साथ, कैंप डेविड एग्रीमेंट, दोस्त बन गए हैं। इसी तरह से तुर्की भी इस लड़ाई में सीधा सामने नहीं आएगा अपनी फौज या नेवी आर्मी के साथ, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है और तुर्की की दिली ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो जाए, तो वो उस अपने चांस को बिगाड़ेगा नहीं। जहां तक सऊदी की बात है, सऊदी तो पिछले साल अक्टूबर के महीने तक बहुत कोशिश कर रहा था कि अब्राहम अकॉर्ड साइन करके इजराइल का पक्का मित्र बन जाए। जॉर्डन भी, जो किंग ऑफ जॉर्डन है अब्दुल्ला, उन्होंने 1993 में ही इजराइल के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली थी। अब बचा कौन? समझिए सीरिया। लेकिन सीरिया में राष्ट्रपति जो हैं उनके बशर अल असाद, वो पिछले 10 साल से घिरे उसमें फंसे हुए हैं, किसी तरह से अपनी सरकार को दमस्कस के आसपास बचाए हुए हैं। तो कोई भी अरब देश जो है फिलहाल इजराइल के ऊपर हमला करने की हालत में नहीं है। आज ओआईसी की मीटिंग भी बुलाई गई है। ये 55-56 मुस्लिम देश हैं, सब मिलते हैं ओआईसी मीटिंग में, लेकिन कोई भी इजराइल के विरुद्ध कोई फौजी कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं होता। जी। और एक चीज और भी है कि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो चाहते हैं कि ईरान का मिडिल ईस्ट में दबदबा ना हो, वो अंदर खाने खुद चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, उसके पास न्यूक्लियर हथियार ना आए। ये एक कड़वा थोड़ा सच है जो ईरान को शायद बचाना होगा। लेकिन शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और इतनी गहनता से आपने तमाम पहलुओं को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।